हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम यहां पिछले एक हफ्ते की उन खास महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चर्चा करेंगे। साथ में क्षेत्रीय खबरों, बिहार स्पेसिफिक खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक हफ्ते का पूरा मैराथन है जिसमें महत्वपूर्ण खबरों को हम यहाँ शामिल करने वाले हैं ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को, पहली खबर को। पहला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी के लिए वर्ष 2024-25 में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 94, ऑप्शन सी है 106, ऑप्शन डी है 108। अगर हम बात करें भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के बारे में, आप सभी जानते हैं संगीत नाटक अकादमी क्या है। यह संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है और इसी के जरिए कुछ फेलोशिप प्रदान किए जाते हैं और कुछ अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024-25, देखिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तो 24-25 के लिए इन्होंने क्या किया है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप की घोषणा की है। और आप सभी जानते हैं जब हम बात करते हैं अकादमी फेलोशिप की, जिसे इसके प्रतिष्ठित और फेलोशिप, जिसे संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित और दुर्लभ अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो इस बार इसे अकादमी रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकादमी रत्न। तो इस बार 7 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी रत्न के लिए चुना गया है। अकादमी रत्न अवार्ड के अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं और इसकी तीसरी कैटेगरी है पुरस्कार की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो इस बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए 106 युवाओं को चयनित किया गया है। यह निर्णय लिया गया है नई दिल्ली में आयोजित संगीत नाटक अकादमी की एक जनरल कमेटी की बैठक में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, या कहते हैं ये एक राष्ट्रीय लेवल पर अकादमी है जो यह पुरस्कार प्रदान करती है। कला के क्षेत्र की 7 प्रतिष्ठित हस्तियों को इस बार अकादमी रत्न से या अकादमी फेलोशिप से नवाजा जा रहा है, उनके लिए उन्हें चुना गया है। अकादमी फेलोशिप एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है, नोट कर लीजिएगा, और इसकी संख्या किसी भी समय में अधिकतम 40 तक सीमित हो सकती है। अधिकतम कितनी? किसी भी समय में अधिकतम 40 तक सीमित रहती है। और अकादमी फेलोशिप या अकादमी फेलो को ही अकादमी रत्न कहा जाता है। हमने कहा दूसरी कैटेगरी क्या थी? संगीत नाटक अकादमी, और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 को लेकर घोषणा हुई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 24 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, यानी जिसे अकादमी रत्न कहा जाता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की घोषणा की है। यानी ये 3 पुरस्कारों की घोषणा हुई है अलग अलग। ठीक है, निर्णय कहाँ हुई? संगीत नाटक अकादमी की जनरल काउंसिल की बैठक में यह निर्णय हुआ है। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न के लिए चुना गया है, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। तो अगर पूछा जाए कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो उसे कहते हैं अकादमी फेलोशिप या अकादमी रत्न। नोट कर लीजिएगा, किसी भी समय अकादमी फेलो की संख्या 40 से अधिक नहीं हो सकती। वर्ष 2024 और 25 के लिए 108 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जब पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए तो 108, पूछा जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कारों के लिए तो 106, और अगर पूछा जाए अकादमी रत्न पुरस्कारों के लिए तो 7 प्रतिष्ठित लोगों को अकादमी रत्न यानी अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। विस्तार से बात करते हैं। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं राजनीतिक कला, कठपुतली कला तथा अन्य प्रदर्शन कलाओं के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है इन अकादमी पुरस्कारों के जरिए। 106 युवा कलाकारों को इस बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जो हमने पिछले उस पे सेशन में नोट भी किया। विशेष बात नोट कर ले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 से दिए जा रहे हैं। अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये जो सम्मान की हम बात करते हैं, अकादमी पुरस्कारों की बात करते हैं, तो ये सम्मान केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि की उच्चतम मानक का प्रतीक है। ये ध्यान रखिएगा, निरंतर व्यक्तिगत कार्यों को भी प्रोत्साहन देते हैं, उनकी योगदान को मान्यता देने के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान के साथ यहाँ पर कुछ नकद राशि भी प्रदान की जाती है। तो अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न के लिए सम्मान के लिए 3 लाख रुपए की नकद राशि और
ताम्रपत्र, साथ में एक अंग वस्त्र दिया जाता है। अगर बात करें हम कि जब जो अकादमी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, या कह सकते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए की धनराशि, अंगवस्त्र प्लस ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड है, उसके लिए आपको नोट करना है 25,000 रुपए की धनराशि, ताम्रपत्र प्लस अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी में ये प्रदान किया जाता है। खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि अवार्ड देता कौन है, यानी जो संगीत नाटक अकादमी है, फेलोशिप है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ये कौन देता है? तो माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया जाता है। क्या? फेलोशिप। सभी पुरस्कार और फेलोशिप राष्ट्रपति द्वारा विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार भारतीय प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। तो नोट करिएगा, पुरस्कार राशि अकादमी फेलोशिप की कितनी है? 3 लाख रुपए। अकादमी पुरस्कार की कितनी है? 1 लाख रुपए। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की है 25,000 रुपए। इसमें आपको ताम्रपत्र नोट करना है, ये देते हैं, प्लस अंग वस्त्र, शॉल वगैरह जो होता है ना, वो भी प्रदान किया जाता है इन नगद राशि के अलावा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि IAS लेकर आया है न्यू सेशन सेल। इस द न्यू सेशन सेल की बात करें तो यह 10 से 13 जून तक ही है। इसमें PCS के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। नोट कर लीजिएगा, सभी ऑनलाइन कोर्स, चाहे यूपी हो, BPSC हो, RS हो, HSC, MPPSC, MPPSC, WPCS, KPPSC, सभी में, JPSC, सभी में 50% तक का ऑफ चल रहा है। बिहार और झारखंड से रिलेटेड अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो 50% का ऑफ है। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं? तो आप कॉल करिए 8750187501 पर, यहां से लाभ ले सकते हैं, या आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप PCS सेक्शन में जाएंगे। PCS में आप BPSC में जाइए और JPSC में जाइए। ठीक है, किसी भी जाइए, इनमें दोनों में आपको 50% तक की छूट मिलेगी। ये नोट कर लीजिएगा छूट के लेवल पर, कि आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है छूट तो कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा दृष्टि। कौन सा? दृष्टि, DRISHTI, दृष्टि नोट करेंगे जैसे ही कैपिटल लेटर में, आपको ऑफर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को। अगली खबर है, राम जानकी 4 लेन हाईवे बिहार के किस प्रमुख धार्मिक स्थल को अयोध्या से जोड़ेगा? ऑप्शन है बोधगया, पुनौराधाम, सीतामढ़ी, राजगीर, पावापुरी। तो राम जानकी जो 4 लेन हाईवे बन रहा है वो बिहार में पुनौराधाम, सीतामढ़ी को जोड़ेगा। देखिए, जब हम बात करेंगे राम जानकी 4 लेन हाईवे की, तो ये कहां से शुरू हो रहा है? अयोध्या। अयोध्या मतलब श्री राम जन्मभूमि से शुरू होकर कनेक्ट करेगा सीतामढ़ी को। सीतामढ़ी में भी क्या? पुनौराधाम को। पुनौराधाम क्या है? माता सीता की जन्मभूमि है, माता सीता की जन्मभूमि है। और फिर ये कनेक्ट करेगा एक इंटरनेशनल क्षेत्र नेपाल। नेपाल के किस रीजन को? जनकपुर। नेपाल के जनकपुर को ये कनेक्ट करने वाला है। तो इसे ही कहा जा रहा है राम जानकी 4 लेन हाईवे, जो अयोध्या से नेपाल तक बनाया जाएगा। तो अयोध्या से जनकपुर, नेपाल तक बनाए जाने वाला राम जानकी 4 लेन हाईवे बिहार के लिए एक बड़ी कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन परियोजना माना जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 6155 करोड़ रुपए है। यह 4 लेन सड़क अयोध्या यानी श्री राम जन्मभूमि को सीतामढ़ी के पुनौराधाम यानी माता सीता की जन्मस्थली और आगे जनकपुर, नेपाल से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर लंबा होगा और यह सड़क सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों से होकर गुजरेगी। केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए अलाइनमेंट मार्ग को मंजूरी दे दी है और जल्दी ही इसे लेकर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस चाहिए है तो आप सुबह हमारे 9 बजे वाले लाइव सेशन को ज्वाइन करें। उस सुबह 9 बजे वाले लाइव सेशन में हम डिटेल से हर एक खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर है, हाल ही में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है? 1 जून को देश भर में देशव्यापी स्तर पर खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, आप जानते ही हैं, और इसे आगे विभिन्न राज्यों तक विस्तारित किया गया है। सीहोर मध्य प्रदेश, रामसिया गांव रायसेन, विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है रामसिया गांव रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करने की बात कही है, ताकि मिट्टी की जो उर्वरता है उसे बढ़ाई जा सके, किसानों को ट्रेंड किया जा सके। जो मिट्टी में फिलहाल फसल की अधिक उपजाने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मिट्टी की सेहत कमजोर हो रही है और भविष्य में ये हमारी मृदा को खराब कर देगा। इससे बचाने के लिए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, किसानों को अवेयरनेस देने के लिए खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
मिट्टी की उर्वरता, सॉइल हेल्थ को बचाना और बढ़ाना महत्वपूर्ण है। एक संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कृषि को ज्यादा प्राकृतिक कैसे किया जाए और एक अच्छी आप कह सकते हैं फसल की तरफ लौटने के लिए ये सरकार का पहल। तो प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ संतुलित उर्वरक उपयोग को, नकली बीज की पहचान करना, उर्वरक कीटनाशकों की कम उपयोग की बात की गई है। नकली कीटनाशक को कैसे पहचाना जाए, ये सब कुछ ट्रेनिंग खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, अभियान पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है। शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के 27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए संजय वात्सायन, ऑप्शन बी अजय कोच्छर, ऑप्शन सी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन डी आर हरि कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है कृष्णा स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इन्हें चयनित किया गया है। 27वें तो प्रश्न है, सही जवाब है कृष्णा स्वामीनाथन। तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जगह किसके ली है? तो उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो 41 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन्ड हुए थे। वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलेश मैसूर और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य जैसे बड़े महत्वपूर्ण युद्धपोतों का नेतृत्व किया है। काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनकी रही हैं। नौसेना प्रमुख बनने से पहले वो वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगली खबर है, साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ? SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। दरअसल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जब हम बात करते हैं या इसके हम प्रोग्राम की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लेवल पर। तो भारत ने साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण खबर हो जाती है भारत के लिए। यह प्रतियोगिता दक्षिण एशिया की प्रमुख महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किया जाता है। हमने साफ का फुल फॉर्म अभी देख भी लिया था। 2026 का संस्करण का आयोजन हुआ था कहां पर? गोवा में। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाई दी थी, इस वजह से यह खबर काफी चर्चा में आ गई थी। इस जीत से भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। अगर हम बात करें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी साफ के बारे में, ठीक है, तो यह दक्षिण एशिया के देशों की फुटबॉल संस्था है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य था दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। अगली खबर, बिहार दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विदेश पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी राज्य के पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सरकारी खर्च बढ़ाना, ऑप्शन डी नई भर्तियां करना। मैराथन के रूप में ये क्लास है, यानी विस्तार से हम इस पर खूब चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको जरूर देखेंगे। अगर हम बात करें बिहार दर्शन योजना के बारे में, बिहार के संदर्भ में है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि जो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हें 2 दिन और 2 रात के लिए अपने राज्य क्षेत्र को छोड़कर, अपने जिले को छोड़कर, माफ कीजिएगा, अपने जिले को छोड़कर किसी दूसरे जिले में जाकर पर्यटन करना होगा परिवार के साथ, और इसे सरकारी ड्यूटी भी माना जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा नियम लागू किया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों के अलावा अधिकारियों को 3 महीने में अपने परिवार के साथ 2 दिन और 2 रात का पर्यटन भ्रमण करना होगा। प्रत्येक तिमाही में ये होगा, एक बार जरूर यात्रा करनी होगी। अपने गृह जिले को छोड़कर दूसरे गृह जिले में जाना होगा। ना केवल यात्रा करनी होगी, बल्कि आने के बाद एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी कि इस पर्यटन स्थल में ये सुविधाएं हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, 2 दिन और 2 रात की जो सुविधा दी गई है बिहार सरकार की तरफ से, इसे सरकारी ड्यूटी मानी जाएगी। इसमें यह देखना पड़ेगा कि जो पर्यटन स्थल वो घूमने गए हैं, वहां पर कैसी सुविधाएं हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अब इस 2 दिन और 2 रात में कम से कम 3 पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना होगा उन अधिकारियों को। तो भ्रमण के दौरान कम से कम 3 पर्यटन स्थलों का दौरा जरूरी है। यात्रा में पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। रात्रि विश्राम की भी सुविधा होगी। एक स्थान पर कहीं ना कहीं रात्रि विश्राम करना होगा और यात्रा अवधि का जो है वह सरकारी ड्यूटी मानी जाएगी।
अगली खबर, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है भूमि बंदरगाहों के संचालन का डिजिटलीकरण करना। अभी तक क्या है, केवल पोर्ट के बारे में हम चर्चा करते थे, पोर्ट के बारे में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जितने भी बंदरगाह हैं पोर्ट वाले, जलीय बंदरगाह, वहां पर सारी सुविधाएं, लेकिन जो भूमि पर बंदरगाह है उनके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए और उसी के लिए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने 9 जून 2026 को। तो नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS लॉन्च किया गया। यह एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत की भूमि बंदरगाहों पर माल और यात्रियों की आवाजाही को अधिक तेज और पारदर्शी सुरक्षित बनाना। अब आप पूछेंगे मैम ये भूमि बंदरगाह क्या है? देखिए, जो आप देखिए क्या है ना कि हम एक राज्य में रह रहे हैं, ठीक है, उससे हमें कई बार जैसे नेपाल से बिहार की सीमा लगती है। अब नेपाल और बिहार के बीच में जो सीमा बॉर्डर आई है ना, अब इस बॉर्डर के भी तो मैनेजमेंट के लिए हमें जरूरी है कि चीजें हम अपडेट करके रखें, सारी जानकारी रखें, तो इसी के लिहाज से इसे शुरू किया जा रहा है। तो लैंड पर जो बंदरगाह है उनके लेकर शुरू किया गया है। सभी भूमि बंदरगाहों की गतिविधियों को एकीकृत डिजिटल प्रणाली में जोड़ा जाएगा ताकि जो कार्गो प्रोसेसिंग है, यात्री प्रबंधन है, स्लॉट बुकिंग है, ऑनलाइन भुगतान है, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है, उसे यहाँ सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल पाए। यह प्रणाली भूमि बंदरगाहों को हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों जैसी आधुनिक तकनीकों से इन सुविधाओं से लैस करेगी। ठीक है, इससे सीमा पार व्यापार, जो क्रॉस बॉर्डर व्यापार होता है, और यात्रियों की जो आवाजाही है वो अधिक कुशल हो पाएगी, अधिक पारदर्शी हो पाएगी, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलीकृत इसमें हो जाएंगी। ठीक है, अब सवाल है कि स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत इसे शुरू किया जा रहा है, तो ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या? तो भारत की भूमि बंदरगाहों यानी लैंड पोर्ट और संचालन को डिजिटल आधुनिक बनाने के लिए इसे एकीकृत ऑनलाइन मैनेजमेंट प्रणाली के रूप में, मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में इसे विकसित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। जिससे लाभ क्या होगा? भूमि बंदरगाहों का डिजिटलीकरण होगा, माल और जो व्यक्ति है उनके आवाजाही का रिकॉर्ड हो पाएगा, कितनी कार्गो गई, कितनी कार्गो आई, सब कुछ रिकॉर्ड हो पाएगा। ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग भी हो पाएगी, उसी से आप ई पेमेंट भी कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा कि वहां जाने में आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़े। ऑनलाइन एक पोर्टल है, उसी में जो धनराशि होगी वही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीमा पार व्यापार, इसको बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, दक्षता भी आएगी। ठीक है, अगली खबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रक्षा अलंकरण समारोह 2026 चरण 1 में 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। सभी कीर्ति चक्र जीवित सैनिकों को प्रदान किए गए और समारोह में 15 वीर चक्र प्रदान किए गए। कथन हमें चुनना है कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। जो दूसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि जो कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं वो मरणोपरांत भी दिए गए हैं, जबकि इसमें क्या लिखा है कि जीवित सैनिकों को प्रदान किए गए हैं। सभी नहीं, तो सभी जीवित सैनिकों को नहीं प्रदान किए गए। देखिए, रक्षा अलंकरण समारोह का प्रथम चरण है, क्योंकि रक्षा अलंकरण समारोह की जब हम बात करते हैं या रक्षा से संबंधित हम अवार्ड की बात करते हैं, ये 2 बार मिलते हैं एक साल में, है ना। 26 जनवरी को भी अनाउंस होते हैं और 15 अगस्त को भी अनाउंस होते हैं। चरण 1 है ये। इसमें कितने कीर्ति चक्र मिले हैं? 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं और 15 वीर चक्र प्रदान किए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये शांतिकालीन अवार्ड में भी देखिए, जो रक्षा अलंकरण समारोह है 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो युद्धकालीन अवस्थाओं में दिए जाते हैं, युद्धकाल में किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, और दूसरा सैनिक या जो अर्धसैनिक बल है वो शांतिकालीन अवस्था में अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, तो इस आधार पर इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, युद्धकालीन अवस्था वाले अवार्ड और शांतिकालीन अवस्था वाले अवार्ड। नागरिक सम्मान के बारे में हम जानते ही है। नागरिक सम्मान दो है जो बहुत स्पेसिफिक है। पहला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ठीक है, और दूसरा नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों में भी सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। बिहार से इस बार 3 लोगों को पद्मश्री मिला है, नोट कर लीजिएगा। झारखंड से 1 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है। विस्तार से हमने उसके बारे में चर्चा की है। दृष्टि बीपीएससी और जेपीएससी पर आपको एक अलग से करंट अपडेट के रूप में पद्म पुरस्कार मिल जाएगा, वहां पर आप नोट कर लें। सारी चीजें हमने विस्तार से देखी हैं। तो माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह फेज 1 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं, 2 मरणोपरांत, 15 वीर चक्र दिए गए हैं, 3 मरणोपरांत दिए गए हैं और 29 शौर्य चक्र, जिसमें से 1 मरणोपरांत है। इन पुरस्कारों की बात करें तो ये पुरस्कार उन सैनिकों और सैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया हो।
कीर्ति चक्र विशिष्ट वीरता हेतु, शौर्य चक्र वीरता हेतु और वीर चक्र वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। आइए इन्हें हम डिटेल से समझते हैं। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, यानी युद्धकालीन हम इन अवार्ड्स की बात करें तो ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र कहलाते हैं। अगर शांतिकालीन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल हो जाते हैं। अब इनकी रैंकिंग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पर अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते हैं जो कि 26 जनवरी और हम जानते हैं कि 15 अगस्त को अनाउंस होते हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में अनाउंस होते हैं। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में और पीस टाइम शांतिकालीन गैलेंट्री अवार्ड की शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1952 में। ठीक है, अब इनके अवार्ड का क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा परमवीर चक्र, फिर आएगा अशोक चक्र, फिर आएगा महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। ठीक है, इस तरीके से हमने सभी चक्रों के बारे में बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भव्य योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? आप जानते ही हैं भव्य योजना के बारे में, हमने सुबह 9 बजे वाली क्लास में इस पर विस्तार से चर्चा की है कि भव्य योजना क्या होती है। भव्य योजना से संबंधित दरअसल एक पोर्टल लॉन्च हुआ है और इस पोर्टल के बाद यह खबर चर्चा में आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, भव्य योजना को लेकर 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा हुई है। इसे आपको नोट कर लेना है। केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसे भव्य योजना कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? भव्य योजना। क्या है ये? भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य योजना के तहत एक भव्य पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करना, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले 6 वर्षों में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इससे रोजगार सृजित होंगे और भारत को वैश्विक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि भारत में प्रोडक्शन बढ़ सके, भारत में रोजगार बढ़ सके और हम उस प्रोडक्शन को दूसरे देशों में भेज सकें। और जब हम औद्योगिक पार्क स्थापित करेंगे तो दूसरे देश हमारे यहाँ आकर निवेश करेंगे और उन उद्योगों को स्थापित करने में हमारी सहायता भी करेंगे। बात करते हैं भव्य पोर्टल के बारे में। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से राज्य परियोजना प्रस्ताव जमा किया जाएगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी जाएगी, प्रगति जो होगी रियल टाइम उसकी निगरानी होगी कि कितना काम हो गया है, कितना काम अभी बचा है, और निवेशकों को भूमि, कनेक्टिविटी और अवसंरचना की जानकारी भव्य पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। कुल बजट हमने देखा 33,660 करोड़ रुपए रखा गया है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्क स्थापित किए जाएंगे। जैसे अगर बहुत ज्यादा बड़ा राज्य है, तो बड़े शहरों में 1000 एकड़ तक के पार्क विकसित किए जाएंगे। अगर सामान्य राज्य है तो 100 से 500 एकड़ तक पार्क बनाया जाएगा, और अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है या छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो 25 एकड़ तक औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन हो चुका है। कहाँ हुआ है? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 जून 2026 से 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में 21 देशों के 400 प्रतिनिधि, कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जो हमारी टिकाऊ कृषि है उसको हम बढ़ावा दे सकें और विभिन्न देश आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको साझा कर सकें। ठीक है, तो उसका उद्देश्य वैश्विक कृषि चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाना और टिकाऊ कृषि के लिए साझा रणनीति तैयार करना। इसके मुख्य एम क्या रहे हैं इस बैठक के? इन्होंने फूड सिक्योरिटी पे बात की है, ग्रीन या आप कह सकते हैं एक ऐसी कृषि पर बात की है जिसमें उर्वरकों का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो फूड सिक्योरिटी, जलवायु अनुकूल स्मार्ट कृषि, किसानों का कल्याण, पोषण सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार, कृषि आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के उपयोग कृषि में कैसे किए जाए, इन पर बातचीतें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, बिहार सरकार के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण का लाभ अधिकतम कितने दिनों तक मिलेगा? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 300 दिन, ऑप्शन डी 365 दिन। दरअसल बिहार सरकार ने एक नई देखिए कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो ये जानना चाह रहे थे कि जो सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं बिहार के विभिन्न विभागों में, अगर वो सेवानिवृत्त होते हैं और उनके पास अर्न्ड लीव है, अर्न्ड लीव का मतलब आप जानते हैं, उन्हें अर्जित अवकाश कहा जाता है। जैसे कि हर महीने में जो कर्मचारी हैं उन्हें CL भी मिलती है और EL भी मिलती है। ठीक है, अगर वो अपनी अर्न्ड लीव का उपयोग नहीं करते और जब वो लास्ट में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट पे आते हैं, उनके पास जो अर्न्ड लीव होती है उसका नकदीकरण मिलता है, यानी उस अर्न्ड लीव का आपको पैसा मिलता है। तो अधिकारी क्या करते हैं? अपने अर्न्ड लीव को बचा कर रखते हैं, है ना। तो अब बिहार सरकार ने क्या कहा है कि आप मैक्सिमम
300 अर्न लीव का ही पैसा ले पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अर्न लीव 240 है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, अगर आपके पास अर्न लीव 300 है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी अर्न लीव 300 क्रॉस कर जाती है, क्योंकि कुछ लोग बचा कर रखते हैं, तो आपको इन 40 लीव्स का पैसा नहीं मिलेगा। आपको मैक्सिमम 300 तक की अधिकतम अर्न लीव का जो नकदीकरण है वह किया जाएगा। तो कितनी अर्न लीव? EL कितनी? EL 300। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश यानी अर्न लीव के अधिकतम 300 दिनों तक का नकदीकरण किया जाएगा। रिटायरमेंट के समय बची हुई अर्जित छुट्टियों का पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कितना? अधिकतम 300 तक की जो अर्न लीव की छुट्टियां हैं उन्हीं का पैसा मिलेगा। अब सवाल है कि ये पैसा किस बेस पर दिया जाता है? उस समय आपकी जो अंतिम सैलरी होगी जब आप रिटायर होंगे, उसी अंतिम सैलरी प्लस उस समय आपका जो DA होगा उसी आधार पर ये मिलता है। तो अंतिम वेतन और महंगाई भत्ता जिसे हम DA कहते हैं, इसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि उस समय आपको अर्न लीव का कितना पैसा मिलेगा। अगली खबर है, केरल सरकार की प्रियदर्शनी योजना किससे संबंधित है? दरअसल केरल सरकार की प्रियदर्शनी योजना महिलाओं को फ्री बस सर्विस से संबंधित है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए यह शुरू की गई थी। क्योंकि केरल के आसपास के जो राज्य हैं वो पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, तो केरल पर एक नैतिक दबाव तो बनता ही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, केरल सरकार ने कहा है कि प्रतिवर्ष महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने से उस पर लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष लागत आने वाली है। इस 800 करोड़ रुपए को केरल सरकार वहन करेगी। ये ध्यान रखिएगा, जो केरल सरकार की ऑर्डिनरी बसें हैं, ऑर्डिनरी बसेस हैं, उनमें ही ये सुविधा लागू हो रही है। तो राज्य परिवहन विभाग जो है केरल सरकार का, वह यह देखने वाला है। तो महिलाओं को मुफ्त बस सर्विस का नाम रखा गया है केरल में का क्या? प्रियदर्शनी योजना। तो केरल सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य की परिवहन निगम यानी KSRTC, केरलम स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की साधारण बस सेवाओं में ऑर्डिनरी बस में मुफ्त यात्रा की मंजूरी दे दी है महिलाओं को। ये शुरू हो जाएगा 15 जून 2026 से। योजना का नाम है प्रियदर्शनी योजना। यह शुरुआत सुविधा है जो केवल ऑर्डिनरी बसों में मिलेगी, फिर आगे देखा जाएगा। हर आयु वर्ग की महिलाओं के लिए फ्री है, वो कितना भी कमाती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस योजना पर 800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का खर्च आएगा, जिसकी की भरपाई राज्य सरकार करेगी। ये सीमित दायरे में शुरू में लागू किया जाएगा, फिर बाद में उसे राज्य में विस्तारित कर दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाएगा सबसे पहले कि कितनी मांग है, कितनी डिमांड है, कितनी महिलाएं इसमें काम करना चाहती हैं, मतलब बसों में यात्रा करना चाहती हैं या नहीं। ठीक है, महिलाओं के इससे आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, नौकरी बेहतर होगी, शिक्षा बेहतर होगी, क्योंकि महिलाएं अभी क्या है ना, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगा तो वो नौकरी के लिए बिना लागत, क्योंकि देखिए अगर लागत ज्यादा है तो लोग बहुत दूर जाने से बचते हैं। अगर मिल जाएगी ये सुविधा तो लोग नौकरी के लिए भी जाएंगे, महिलाएं बाहर निकलेंगी, शिक्षा के लिए भी फ्री, आप समझ सकते हैं, महिलाएं आवागमन कर पाएंगी। तो एक अच्छी सुविधा मानी जा रही है केरल सरकार की। अगली खबर, समुद्र के भीतर सबसे ऊंचा मानव टावर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस स्थान पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए हैवलॉक द्वीप, ऑप्शन बी स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी रॉस द्वीप, ऑप्शन डी नील द्वीप। आप जानते ही हैं अंडमान निकोबार की बात करें, अगर हम ये अंडमान है तो अंडमान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और मिडिल अंडमान के इस तरफ एक छोटा सा द्वीप है जिसे कहा जाता है स्वराज द्वीप। और इसी स्वराज द्वीप की एक टावर है, इसी स्वराज द्वीप पे एक टावर है, और उसी टावर पर 40 जो प्रशिक्षित एक्वा डाइवर्स हैं उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक ऊंचे टावर का निर्माण किया है। इस टावर की लंबाई 22.3 मीटर रखी गई है, और इस टावर की लंबाई को उन्होंने 3 मिनट तक होल्ड करके रखा था, और इसलिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो किस द्वीप में ये कारनामा कर दिखाया गया है? स्वराज द्वीप में। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, और जल से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, उसके लिए अंडमान को पहचाना जाए, है ना, इसके एक केंद्र के रूप में उसे विकसित किया जाए। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल करते हुए समुद्र के अंदर 73.16 फीट यानी 22.3 मीटर ऊंचा मानव टावर ह्यूमन स्टेक बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यह रिकॉर्ड 3 मई 2026 को स्वराज द्वीप के लाइट हाउस डाइव पर बनाया गया। कितनी ऊंचाई है? 22.3 मीटर, या आप कह सकते हैं 73.16 फीट। ठीक है, ये ध्यान रखें। इस रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंडमान निकोबार को विश्व स्तर पर डाइविंग और एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दिलाना। इस अभियान में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी भी शामिल थे। और ठीक जब ये रिकॉर्ड बना, इसके एक दिन पहले ही अंडमान ने एक और रिकॉर्ड बनाया था। वो क्या था?
अंडमान निकोबार ने समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया था। वो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और आपने भी देखी होगी, है ना। अगली खबर, COP31 द्वारा प्रस्तावित 35x35 टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, बताइए। COP31 द्वारा प्रस्तावित 35x35 यानी 35x35 भी इसे कहा जा रहा है, 35x35, ये टारगेट आखिर है क्या। इस टारगेट के अंतर्गत दरअसल सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2035 तक 35% ऊर्जा मांग हम बिजली से पूरी करें। हम 2035 तक जो हमारी ऊर्जा की मांग है, एनर्जी की मांग है, वो हम बिजली से पूरी करें। इससे क्या होगा, इससे हम कोयला, प्राकृतिक गैस, जो हमारी जीवाश्म ईंधन है, उससे बचेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बढ़ने से हमारे आसपास की जलवायु प्रभावित हो रही है और जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव हम देखने को देख ही रहे हैं। तो इस नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, इसी के लिए टारगेट बनाया गया है। COP31 में जो नया टारगेट सुनिश्चित किया गया है वो ये सुनिश्चित किया गया है कि हम 2035 तक हमारी जितनी भी ऊर्जा की डिमांड है उसमें हम कितने प्रतिशत, 35% हम बिजली का उपयोग करें, ना कि जीवाश्म ऑयल का या जीवाश्म ईंधन का। ठीक है, यानी जो तेल और प्राकृतिक गैस है, कोयला है, हम इनका इस्तेमाल करने से बचे, यही इस टारगेट का मतलब है। आप जानते हैं COP31 का आयोजन कहां होने वाला है। COP31 का आयोजन होने वाला है तुर्की में। ठीक है, कहां, तुर्की में। और इस बार इसकी मेजबानी तुर्की प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसकी सह मेजबानी हो रही है तुर्की प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा मिलकर, लेकिन आयोजन होगा, स्थान कहां पर है, तुर्की में। तो इसके तहत वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत, फाइनल एनर्जी डिमांड का 35% हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यह हिस्सा 20% है, यानी अभी तक हमारी जो ऊर्जा डिमांड है उसका हम 20% ही इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं। इसे ही बढ़ाने की बात कही गई है ताकि हम जो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, इससे इसकी निर्भरता को थोड़ी कम कर सकें। हमारी परिवहन, उद्योग और भवनों में बिजली के उपयोग को बढ़ाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तुर्की और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष COP31 जलवायु सम्मेलन के सह मेजबान हैं और दुनिया के लिए एक नया 35x35 लक्ष्य इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। कॉप की बैठकों के बारे में संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कॉप है क्या। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कितने देश इसमें पार्टीज शामिल होंगी, उनके कॉन्फ्रेंस की बात की गई है। ठीक है, तो कॉप जो है वो जलवायु सम्मेलन से संबंधित एक पार्टी कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करेगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो पार्टीज होती हैं उन्हें ही कॉप कहा जाता है। COP31 का आयोजन होगा तुर्की के अटलांटिया शहर में, जो 9 से 20 नवंबर 2026 के बीच में होने वाला है। बात करें COP30 की, COP30 की ये कहां हुआ था, बेलम कहां पर, ब्राजील, बेलम के ब्राजील शहर में हुआ था COP30। और COP29 हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान, है ना। कब हुआ था, 2024 में। COP29 की बात की जाए, COP29 हुआ था तो इंडिया, माफ कीजिएगा, हेल्ड इन बाकू अजरबैजान 2024 में। 25 में हुआ COP30 और 26 में हो रहा है COP31। 9 to 20 नवंबर तुर्की अंटालिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हमने इंपॉर्टेंट तो देख ही लिया कि कब 29 कब हुआ है, 30 कब हुआ है और 31 कहां होने वाला है। अगली खबर, 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी रोम। 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर जो सम्मेलन हुआ है, कहां हुआ है बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है जिनेवा में हुआ है। ठीक है, तो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हमारी शोभा करंदलाजे ही इसकी अध्यक्षता की गई है। माफ कीजिएगा, शोभा करंदलाजे भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुई हैं। तो भारत की तरफ से ये गई हैं कहा, 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है, कब हुआ, 9 जून को। तो 114वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है किसने, शोभा करंदलाजे ने। प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा।
सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ था। भारत ने सम्मेलन में समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। नेपाल ने भारत के जो आप जानते ही हैं डिजिटल पोर्टल्स हैं उनकी सराहना की है और नेपाल और भारत के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डिजिटल तकनीक साझा करने पर बात हुई है। चूंकि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस था, विभिन्न देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो भारत ने 1 to 1 अलग अलग देशों के साथ भी बातचीत की है। अंगोला के साथ बातचीत करने के बाद श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास कार्यबल प्रशिक्षण को लेकर सहयोग बढ़ाने की सहमति दी गई है और भारत ने कहा है कि वो वहां जाकर उनका सहयोग भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली खबर, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत अमेरिकन व्हाइट कॉलर वर्कर जॉब एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए H1B वीजा सुधार से, ऑप्शन बी रक्षा बजट वृद्धि से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से। दरअसल अभी हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल प्रस्तुत हुआ है, अमेरिकन व्हाइट कॉलर वर्कर जॉब एक्ट, जो संबंधित है H1B वीजा सुधार से। तो H1B वीजा में सुधार करने की बात कही है किसने? अमेरिकी कांग्रेस ने। अब इस सुधार से क्या होगा? इस सुधार से जो व्हाइट कॉलर जॉब लोग वहां कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे देश के ही क्यों ना हो, उन पर आने वाला है संकट। क्योंकि जब H1B वीजा मिलता है किसी को तो वो ये मान लेते हैं कि उनको ये ग्रीन कार्ड मिलने का अब थोड़ा सा रास्ता खुल गया। ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका में स्थायी रूप से बसने की जो सुविधा मिलती है वो ग्रीन कार्ड के जरिए मिलती है। जो H1B वीजा है ये एक रास्ता है, एक गेटवे प्रदान करता है ग्रीन कार्ड को लेकर। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि अब H1B वीजा में सुधार किया जा रहा है। सुधार करने के क्रम में जो विदेशी स्टूडेंट वहां रहते हैं, वर्कर हैं, अब उनके ऊपर आने वाला है संकट। समझते हैं कैसे। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने अमेरिकन व्हाइट कॉलर वर्कर जॉब एक्ट नामक एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? H1B वीजा प्रणाली में बड़े बदलाव करना। यह विधेयक पारित हो जाता है तो H1B वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास प्राप्त करना अब काफी कठिन हो जाएगा। ग्रीन कार्ड का मार्ग ही बंद करने के लिए दरअसल अमेरिका ने यह कदम उठाया है। वर्तमान में H1 वीजा धारक अमेरिका में काम करते हुए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे। अब विधेयक H1 वीजा को ड्यूअल इंटेंट व्यवस्था समाप्त करना चाहती है। क्या कर रही है सरकार कि जो ड्यूअल इंटेंट है कि आप वहां काम कर रहे हैं, साथ में आपने ग्रीन कार्ड के अप्लाई करने के लिए बात कह दी है, इसी इंटेंट को खत्म करने के लिए सरकार वहां पे जो अमेरिकी सरकार है ऐसा कर रही है, जिससे आवेदकों को यह साबित करना होगा कि वे काम पूरा होने के बाद अपने देश लौट जाएंगे। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि जैसे ही काम कंप्लीट होगा हम देश लौट जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। वीजा अवधि में कटौती करने की बात कही है। दरअसल अभी क्या है, अगर किसी को के पास H1B वीजा है तो वो अधिकतम 6 वर्ष अवधि तक वहां रुक सकता था। इस अवधि को घटाकर 2 वर्ष करने की बात कही गई है इसी विधेयक में। लॉटरी प्रणाली समाप्त। मौजूदा H1 वीजा लॉटरी सिस्टम को हटाकर अब उच्च वेतन वाले आवेदकों का प्राथमिकता देने की योजना। जिसके पास व्हाइट कॉलर जॉब है वही ये कर पाएगा। बहुत हायर जिसकी का पे है, सैलरी स्केल है, वही अभी ये कर पाएगा। OPT कार्यक्रम समाप्त। विदेशी छात्रों को पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने की अनुमति देने वाला जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम था, इसे भी समाप्त करने की बात इस प्रस्ताव में शामिल की गई है। ग्रीन कार्ड लंबित होने पर वीजा विस्तार नहीं होगा। यानी अगर आपका ग्रीन कार्ड लंबित है, ठीक है, आप क्या है, कई बार क्या करते हैं लोग, वीजा ले लिए, वहां पे ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिए, आपका ग्रीन कार्ड लंबित है, अब आप सोच रहे हैं कि मेरे वीजा की अवधि तो खत्म हो गई है, तो आप क्या करते थे, वहीं पर वीजा की अवधि बढ़वा लेते थे। अब वीजा की अवधि नहीं बढ़ेगी। तो जिन H1 वीजा धारकों को ग्रीन कार्ड आवेदन लंबित है, उन्हें मिलने वाला अतिरिक्त वीजा विस्तार भी अब बंद किया जा सकता है। इस पूरे एक्ट के बाद, इस पूरे प्रस्ताव के बाद अगर यह पारित हो जाता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, जो हमारा न्यू सेशन शुरू हुआ है 10 से 13 जून तक है, जिसमें 50% तक का ऑफ है। उसमें आप BPSC के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% छूट प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप फाउंडेशन हो, बिहार स्पेशल हो, PYQ हो, करंट अफेयर हो, प्रीलिम से कोई भी आप प्रोग्राम लें, दृष्टि कूपन कोड इस्तेमाल करिए, 50% का ऑफ होगा। 8750187501 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही JPSC ऑनलाइन कोर्स को लेकर भी है। चाहे आप फाउंडेशन कोर्स खरीदे, प्रीलिम्स कोर्स खरीदे या स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स खरीदे, इसमें आपको 8750187501 का इस्तेमाल करके 50% तक की छूट मिलेगी। ये 13 तारीख तक ही ऑफर है। दृष्टि कूपन कोड को इस्तेमाल जरूर करिएगा। अगली खबर है, हाल ही में दिवंगत भारतीय राजा किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी फिल्म निर्देशन, ऑप्शन डी साहित्य।
दरअसल भी उपराष्ट्रपति ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो भारती राजा जो है वो फिल्म निर्देशन से संबंधित थे, किससे? तमिल क्षेत्र से। ठीक है, तो प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशन निर्माता भारती राजा के निधन पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा शोक व्यक्त किया गया। वे प्रख्यात फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। भारती राजा भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में से एक थे। भारती राजा ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं को अपनी फिल्मों के माध्यम से नई पहचान दी। उनके निधन को भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। पूरे एक हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों को हमने शामिल कर लिया है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। पढ़ते रहें, सुबह 9 बजे वाला लाइव सेशन जरूर देखें। साथ में आपके बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज चला रहे हैं, संकल्प 72, जिसमें हम आपकी संपूर्ण प्रिपरेशन करा रहे हैं। सबसे पहला मैं जो सेगमेंट ले रही हूं उसमें बिहार स्पेशल का सेगमेंट है, जिसमें हमने बिहार स्पेशल को लेकर वीडियोस बनाई हैं, जिसमें बिहार का सामान्य परिचय, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की भूगोल, और अगला वीडियो हमारा सैटरडे को आने वाला है बिहार की हिस्ट्री। तो इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में चर्चा करेंगे बिहार को ध्यान में रखते हुए। और हमने बिहार आज पूरे आपके सिलेबस में मेंशन हम देश की अर्थव्यवस्था, देश की राज्य व्यवस्था को लेकर भी वीडियो लाने वाले हैं। कुछ आपको वीडियो में मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।